नमस्कार जी, मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा, आपके बीच में एक और वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो हम जो पाठ पढ़ रहे थे विज्ञान विषय का, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की किताब का पाठ नंबर 2, जिसका नाम मानव तंत्र था। उस मानव तंत्र का दूसरा तंत्र जो पढ़ रहे थे, श्वसन तंत्र का एक भाग हमने आपके बीच में क्या किया था जी, पढ़ा करके आए थे। अब हम दूसरा भाग आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं और आज पूरा श्वसन तंत्र आपके बीच में खत्म कर रहे हैं। श्वसन तंत्र के हमने ऊपरी श्वसन तंत्र के कुछ भागों के बारे में पढ़ लिया था, तो मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं कि हमने क्या पढ़ा था। ऊपरी श्वसन तंत्र के जिन अंगों के बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने नासिका, ठीक है जी। नासिका के बारे में पढ़ लिया था, नासाद्वार के बारे में पढ़ लिया था और नासाद्वार के बाद नासागुहा के बारे में पढ़ लिया था, जिसके अंदर ये श्लेष्मा की परत होती है, जिस पर महीन बाल होते हैं, रुधिर केशिकाओं का जाल भी होता है, तो धूल मिट्टी के कणों को अंदर जाने से रोकता है। फिर वो नासा ग्रसनी में जाकर खुलता है, ये जानकारी हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि अगर ये प्राथमिक श्वसन अंग के रूप में तो नासिका काम करता है, तो दूसरा हमने अंग पढ़ा था जो ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग था, वो था मुख। मुख के माध्यम से भी हम श्वास ले सकते थे, वायु ले सकते हैं। जब हमारा नाक बंद हो जाता है सर्दी के जमाने में, तो मुख के माध्यम से सांस ले सकते हैं। मुख के माध्यम से ली गई श्वास में क्या समस्या थी कि उसमें ली गई समस्या ये थी कि उससे वायु, जो नाक से वायु ली जाती है, उसकी तुलना में इसमें मुख से ली गई वायु शुद्ध नहीं होती, क्योंकि इसमें श्लेष्मा के परत महीन बाल नहीं होते, धूल मिट्टी कणों को नहीं रोक पाता। फिर वहां पर हमने तीसरा अंग पढ़ा था ग्रसनी। ग्रसनी के जिनको 3 भाग हमने पहले ही पढ़ लिए थे पाचन तंत्र में भी, जिसको एक नाक से निकलने वाली ग्रसनी नासा ग्रसनी, एक मुख से निकलने वाली ग्रसनी मुख ग्रसनी और तीसरी ग्रसनी होती है कंठ ग्रसनी। ये जानकारी मैं पहले ही लिया था। इस ग्रसनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी पड़ा था वो घोंटी ढक्कन एपिग्लोइड्स, जो क्या करता है, आहार नली और क्या बोलते हैं उसको, श्वास नली, उसके बीच में स्विच का काम करता है। भोजन के कण को कभी भी वो श्वास नली में नहीं जाने देता है, ये जानकारी भी हमने पढ़ लिया था, और वायु को कभी वो भोजन नली में जाने देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था लेरिंग्स कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक ये लेरिंग्स होता है, जो इसमें क्या होता है, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। कंठ होता है, कंठ हमारे लिए आवाज यहीं से आता है, इसमें छोटे छोटे स्वर रज्जु पाए जाते हैं। जैसे ही इसमें से वायु पास होती है तो स्वर रज्जु कंपन करते हैं और उसी के कारण ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है नहीं होती मतलब होती है कुल मिलाकर, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर वहां से वायु आगे की तरफ जाता है, श्वास नली के आगे गया। तो अब हम वापस यहाँ आ जाते हैं कि निचले श्वसन तंत्र को पढ़ रहे हैं। निचला श्वसन तंत्र में क्या है जी, श्वास नली, श्वसनी पढ़ेंगे। श्वसनी आगे जाकर के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनी बढ़ेगी। उसके बाद श्वसनी के बाद हम पढ़ेंगे श्वसनिका, और श्वसनिका का सबसे अंतिम छोर होता है कुपिका। ये सारी कुपिकाएं होती है फेफड़ों में, एक दाया फेफड़ा है बाया फेफड़ा। तो निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आ रहे हैं, श्वास नली, ये रहा आपके पास श्वास नली। श्वास नली आगे जाकर के बढ़ेगी श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी बढ़ेगी द्वितीयक तृतीयक श्वसनी, और श्वसनिया आगे जाकर बढ़ेगी श्वसनिका, जिसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। और वो श्वसनिका का सबसे अंतिम छोर होगा, तो अंतिम छोर होगा कुपिका, और खूब सारी कुपिकाएं मिलकर के एक बनाता फेफड़ा। तो ये फेफड़ों के बारे में, ये अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा निचले श्वसन तंत्र के अंग है। प्रश्न पूछ लिया गया कि निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग है, आप लिखेंगे श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिकाएं और फेफड़े। आगे हम सबसे पहले इस श्वास नली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। श्वास नली के बारे में जानकारी लेते हैं। श्वास नली के बारे में क्या है, 5-1 इंच लंबी एक नली होती है, और जिसकी बनी होती है वो पुष्टस्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार जो उपकला होती है, एपिथेलियम होती है, उसके बनी होती है। इसमें ये सी आकार के छल्ले होते हैं, ठीक है जी। तो पुष्टस्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के छल्ले से श्वास नली बनी होती है। लंबाई कितनी होती है उसकी, लंबाई लगभग 5-1 इंच होती है। ये छल्ले क्या करते हैं, ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं, आपस में चिपकने से रोकते हैं। ये छल्ले जो होते हैं, जो श्वास नली में जो वायु जाती है, तो आपस में क्या करती है, आपस में चिपक नहीं जाए, उसे रोकने के लिए छल्ले बने होते हैं। श्वास नली क्या करती है, श्वास नली ये करती है कि गर्दन से, मतलब यहाँ से वायु को वक्ष गुहा में फेफड़े में पहुंचाती है। ये जानकारी हमें लिखी कि मतलब ये क्या करती है, गर्दन से वक्ष तल तक उसको श्वास को, वायु को पहुंचाती है। इसके अलावा ये जो जैसी वो छाती में जाती है श्वास नली, वो आगे जाकर के 2 भागों बढ़ जाती है, एक तो दाएं फेफड़े में, एक बाएं फेफड़े में, 2 जगह चली जाती है। वो जिसमें बढ़ती है ना, उसको श्वसनी बोलते हैं। ये अपनी जानकारी में लिखा है। श्वास नली में क्या होता है, श्वास नली के अंदर में क्या होता है, एक उपकला जो होती है ना, उसका एपिथेलियम जो होता है, वो श्लेष्मा का निर्माण करती है। इसके अंदर श्लेष्मा बनता है। श्लेष्मा क्या करता है कि छोटी अगर वायु में अशुद्धता रह गई है, कुछ कण बाकी रह गए, कुछ पराग एलर्जी कण बाकी रह गए, तो यहाँ पर चिपक जाएंगे और शुद्ध वायु ही आगे फेफड़ों के अंदर जाएगी। अब ये तो ठीक है, शुद्ध वायु की फेफड़ों तक जाती है। तो श्वास नली के बारे में जानकारी लिया, जो हमारा निचले श्वसन तंत्र का पहला अंग है। अब हम श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़ों के बारे में पढ़ते हैं जी।
तो जी अब हम क्या करते हैं, उसके निचले श्वसन तंत्र के अगले अंगों की तरफ पढ़ते हैं। तो अगले अंग है श्वसनी, मतलब वो श्वास नली है। चित्र बाद में बता देंगे, आपको बताया भी थोड़ी देर पहले चित्र। तो इस पर क्या है कि श्वास नली आगे जाकर के प्राथमिक मतलब श्वसनियों में बढ़ती है, दाई बाई श्वसनी। तो ये फिर वो श्वसनी क्या करती है, मतलब श्वास नली आगे जाकर के पहले प्राथमिक श्वसनी में खुलती है, प्राथमिक श्वसनी से वो वायु द्वितीयक श्वसनी में जाता है, द्वितीयक श्वसनी से वो तृतीयक श्वसनी में जाता है। वो श्वसनिका फिर आगे जाकर के किसमें बढ़ती है, तृतीयक श्वसनी आगे जाकर के श्वसनिका में बढ़ती है, जिसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। ये श्वसनिका आगे का जो सबसे अंतिम छोर होता है वो कुपिकाएं होती है, और एक पूरे फेफड़े के अंदर कई मिलियन कुपिकाएं मिलकर के पूरा फेफड़ा बना देती है। तो आप भी समझ लीजिए, अगर बाई चांस दाएं फेफड़े के अंदर गया, मतलब ये मतलब श्वास नली गई तो दाई तरफ गई, दाएं फेफड़े की तरफ गई, तो उसमें दाएं वाली प्राथमिक श्वसनी जाएगी, फिर द्वितीय श्वसनी बटेगी, द्वितीय श्वसनी तृतीय श्वसनी बटेगी, तृतीय श्वसनी फिर आगे जाकर के श्वसनिका में विभक्त होगी, और श्वसनिकाएं आगे जाकर के सबसे अंतिम छोर में जो होगा वो कुपिका के अंदर बटेगा। तो आप फेफड़े का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग वो होता है उस फेफड़े के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी और क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई, समझ लो आप फेफड़े की, लंग्स की। तो वो इकाई होती है कुपिका। ये कुपिका क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है, गैसों का एक्सचेंज करती है। देखिए कुपिका बारे में, तो अब हमको कुपिका के बारे में क्या जानकारी मिल रही है वो जानकारी हम लेते हैं जी। कुपिका क्या करती है, मतलब फेफड़े का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है तो वो क्या चीज होती है, कुपिका होती है। मतलब ये क्या करता है, गुब्बारे नुमा एक स्ट्रक्चर होती है प्रत्येक फेफड़े के अंदर। संख्या देखो अगर आप हर फेफड़े के अंदर, ऐसी संख्या होती है लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं। 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होते हैं। इतनी सारी कुपिकाएं मिलकर के फेफड़ा बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, क्या करती है, कुपिकाओं में रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, खूब सारी रुधिर केशिकाएं होती है कुपिकाओं के अंदर, जो क्या करती है, जो आपके नासाद्वार में वायु गई, नासाद्वार से नासाग्रसनी से होती हुई, मुख ग्रसनी से होती हुई, कंठ ग्रसनी से होती हुई, श्वास नली से होती हुई, प्राथमिक श्वसनी जो होती है, द्वितीय तृतीय श्वसनी जो होती है, श्वसनिका से होती हुई कुपिका में पहुंचती है। तो ये रुधिर केशिकाएं उस ऑक्सीजन को अवशोषित करके कोशिका तक पहुंचा देती है, और कोशिका से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिका में छोड़ दिया जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान कुपिका करती है। इसकी संख्या फेफड़ों में 30 मिलियन के आसपास होती है, और इसमें रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है जो इनको लाने ले जाने का काम करता है, और इनकी स्ट्रक्चर गुब्बारेनुमा होती है। अब हम क्या पढ़ते हैं, हमारे निचले श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण है। श्वसन तंत्र में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, जैसे पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग था अब से छोटी आंत, ये बहुत शानदार महत्वपूर्ण अंग थे। तो क्या हम श्वसन तंत्र को समझे तो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, वो है हमारा लंग्स, फेफड़ा। इस फेफड़े के बारे में क्या जानकारी मिल रही है, जो आरबीसी की जो किताब है, मतलब राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो वैज्ञानिक किताब है, उसके अंदर जो जानकारी मिलती है वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम जो लेवल रख रहे हैं, हम जो स्तर रख रहे हैं, जानकारी ज्यादा जानते हैं कम जानते हैं, उस जानकारी को बिल्कुल हम ये नहीं देख रहे कि ज्यादा देनी चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं कि जो सिलेबस के अंदर है, पाठ्यक्रम के अंदर जो लिखा हुआ है वो जानकारी बच्चों तक पहुंचना चाहिए। तो आप देखिए फेफड़ों के बारे में क्या चीज है। फेफड़ा एक लचीला, कोमल, हल्का सा गुलाबी रंग का, और लगभग संख्या में बोलो तो 2 फेफड़े हमारे होते हैं, दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा, जोड़ी के रूप में होता है, ठीक है। ये हमारे जो वक्ष हमारी छाती होती है, उस छाती के ठीक है, मतलब क्या दाएं बाएं दोनों भाग में होता है। दाएं भाग में इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या होता है, वक्षस्थल के दाएं बाएं भाग में होता है, दाएं बाएं भाग में, मतलब दोनों जगह होता है। मतलब छाती में दाएं लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है, दोनों जगह फेफड़े होते हैं, क्योंकि दाएं बाएं फेफड़ा होता है। और हमारा जो डायफ्राम होता है, जिसको हिंदी में मध्यपट बोलते हैं, उस डायफ्राम के ऊपर की तरफ होता है। डायफ्राम ऊपर, मतलब डायफ्राम में ऊपर की ओर, और हमारी जो छाती होती है, वक्षस्थल होती है, उसके दाएं बाएं दोनों भाग में फेफड़ा पाया जाता है। ये दूसरी जानकारी। तीसरी जानकारी के लिए कि इस फेफड़े में होता क्या, असंख्य, जिसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो, मतलब अनकाउंटेबल आपके पास श्वास नलियां होती है, ठीक है, अनगिनित उसके अंदर कुपिकाएं होती हैं। फेफड़े के अंदर अनगिनित रक्तवाहिनियां, अनगिनित लसिकावाहिनियां, अनगिनित ये लचीले फाइबर तंतु और अनेक कोशिकाओं से मिलकर के फेफड़ा बनता है। जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो होता है वो लगभग स्पंजी ऊतक का हमारा फेफड़ा बना होता है जी। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट वाला फेफड़ा या राइट वाला फेफड़ा, ठीक है, लेफ्ट राइट वाला लंग्स, उसकी अगर आप डिबेट डिस्कशन करें तो जो लंबाई में अगर आप देखो तो दायां जो फेफड़ा होता है हमारा, राइट साइड का जो फेफड़ा होता है, वो राइट साइड का फेफड़ा लेफ्ट साइड के फेफड़े से तुलना में ज्यादा बड़ा लंबा होता है, उसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है। आगे अगर उसको डिवाइड करें तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा है, बायां फेफड़ा है, वो बायां फेफड़ा केवल 2 खंडों में बटा होता है और दायां फेफड़ा 3 खंडों में बटा होता है। अगर हम इनकी फेफड़ों की चर्चा करते हुए स्त्री पुरुष के फेफड़ों की चर्चा करें कि भाई जो पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं वो कंपैरिजन करें अगर लेडीज के फेफड़ों से, तो लेडीज के फेफड़ों की तुलना में
जेंट्स के जो फेफड़े होते हैं वो ज्यादा भारी होते हैं। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे कि चलो भाई ऊपरी श्वसन तंत्र की चर्चा कर लिया हमने, ऊपरी श्वसन तंत्र में जो अंग आ रहे हैं उनकी चर्चा कर लिया हमने, निचले श्वसन तंत्र में जिन अंगों का जिक्र करेगा उनकी चर्चा कर लिया। तो हम क्या है कि श्वसन के अंदर कुछ संकुचनशील मांसपेशियां होती है उसकी चर्चा करके और छोटी मोटी श्वसन की प्रक्रिया पढ़ करके आज हम इस पाठ का एंड करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हाँ आपको उसका मतलब निचले श्वसन तंत्र के बाद हम आपको श्वसन मांसपेशियों का जिक्र करते हैं। श्वसन मांसपेशियों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मसल्स हैं जो हमारा काम आते हैं वो काम आता है हमारा मध्यपट डायफ्राम, मतलब मध्यपट के बारे में। मध्यपट होता क्या है? मध्यपट होता क्या है? हमारा कंकाल मतलब कंकाल पेशी से बनी एक पतली एक चादर के नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, ये वाला स्ट्रक्चर है आपका डायफ्राम है मध्यपट, जो क्या करता है वक्षस्थल की सतह पर पाई जाती है। ठीक है, अब ये डायफ्राम के सिकुड़ने से और डायफ्राम के सिकुड़ने से और डायफ्राम के फैलने से, मध्यपट के संकुचित होने से और मध्यपट के शीतलित होने से श्वसन की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है आप देखिए, जब मध्यपट जो है डायफ्राम है वो सिकुड़ता है तो क्या करती है वायु जो है वो नाक के माध्यम से फेफड़ों में पहुंच जाती है। ठीक है, जब मध्यपट संकुचित होता है तो वायु नाक की नासिका से फेफड़ों में पहुंच जाती है, और जब डायफ्राम क्या होता है फैलता है शिथिल होता है थोड़ा ढीला होता है तो क्या होता है ये जो वायु है वो फेफड़ों से बाहर नाक के माध्यम से निकल जाती है। तो क्या होता है जी, क्या होता है जी, क्या होता है जी, आप लोग समझ लीजिए। ये होता है कि डायफ्राम सिकुड़ेगा तो वायु नाक से फेफड़ों में पहुंचेगी, और अगर डायफ्राम फैलेगा शिथिल होगा तो फेफड़े से वायु बाहर निकलेगी। न केवल डायफ्राम वो श्वसन मांसपेशी है जो श्वसन क्रिया में भाग लेती है, बल्कि क्या होता है हमारी जो पसलियां होती है यहाँ पर पसलियां, इन पसलियों के अंदर भी क्या होती है एक विशेष प्रकार की मसल्स होती है जिनके सिकुड़ने फैलने से भी मतलब जब पसलियों के ऊपर उठने या पसलियों के नीचे होने से भी मांसपेशियों के सिकुड़ाव से भी पसलियों में पाई जाने वाली मांसपेशियों के सिकुड़ाव से और ठीक है सिकुड़ाव से और फैलाव से भी क्या होता है जी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब आप समझो तो ढंग से आगे समझिए श्वसन क्रिया का सबसे मूल चीज क्या है। भाई आप नाक से वायु आपके बॉडी में गया, वो आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी इस नासाग्रसनी मुखग्रसनी कंठग्रसनी इस श्वास नली से होता हुआ आपकी प्राथमिक द्वितीय प्रत्येक श्वसनी श्वसनिका से होता हुआ आपकी कुपिका तक जाएगा। ये श्वास गया और कुपिका की रुधिर केशिका उसको लेकर कोशिका तक पहुंचा देगी। छोड़ी गई जो आपकी कोशिका से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर केशिका के माध्यम से कुपिका में आएगी। कुपिका से वो श्वसनिका तृतीय द्वितीय प्राथमिक श्वसनी से होता हुआ श्वास नली से होती हुई आपके लेरिंग्स कंठ से होती हुई आपके मुख रश्मि से नाक रश्मि से होती हुई नाक के माध्यम से वो बाहर निकल जाएगी। ये जो पूरी जो प्रक्रिया है जिसमें वायु अंदर आ रही है जा रही है बाहर निकल रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मदद करता है वो कौन करता है, मतलब श्वसन क्रिया का मतलब पूरा बेसिक साइंस क्या है। तो बेसिक साइंस आपको इन दो बातों में पता चलेगा, वो दोनों बातें क्या समझ लीजिए। वायुमंडल तथा कुपिका के मध्य, वायुमंडल तथा कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता, वापिस समझिए, वायुमंडल तथा कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता, मतलब समझिए कैसे ऋणात्मक दबाव प्रवणता। जैसे कुपिका के अंदर तो क्या है ऑक्सीजन कम मात्रा में है और बाहर वायुमंडल में क्या है वो ज्यादा मात्रा में है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी बाहर से अंदर कुपिका में पहुंच जाएगी। अगर आप देखोगे तो बाहर तो उसका वायुमंडल CO2 का मान कम है और कुपिका में CO2 का ज्यादा है, तो CO2 क्या करेगी जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ निकल पड़ेगी। और इसके अलावा डायफ्राम के सिकुड़ने से श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। तो श्वसन क्रिया किससे पूर्ण होगी, या तो डायफ्राम के संकुचन से उसके फैलाव से, और या होगी वायुमंडल और कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता से। श्वसन की प्रक्रिया को दोस्तों जिसके बारे में भी जिक्र किताब में कर रखा है तो वो जिक्र के हम करते चलते हैं और पाठ का दी एंड करते हैं। तो बाह्य श्वसन में क्या होता है, इसमें गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिका तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। दोबारा समझिए, बाह्य श्वसन में गैसों का विनिमय हवा से भरी कुपिका और रुधिर केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य किनके कारण होता है, गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य वाया विसरण के माध्यम डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। आप इस बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन का सार ध्यान में रख लीजिए
श्वसन की क्रिया के दोनों आधार जो बात है उन बातों को ध्यान में रख लीजिए। श्वसन क्रिया में कौन कौन सी मांसपेशियां काम आती है उनको ध्यान में रख लीजिए। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा मानव श्वसन, ये पूरा चित्र आपके सामने बना हुआ है। मानव श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली कुपिकाएं हैं। अब आप लोग समझिए, आपने अगर माना कि वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर ग्रहण किया, तो अंदर ग्रहण करने के आपके इसकी प्रक्रिया को खत्म करके फिर हम इस पार्ट का एंडिंग करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया का एंडिंग करते हैं। उसके बाद हम अगले तंत्र की तरफ बढ़ेंगे। तो वायु या तो आपके नाक के माध्यम जाएगी या मुख के माध्यम जाएगी। नाक के माध्यम से गई तो इसके अंदर श्लेष्मा की परत पर महीन महीन बाढ़ जो होते हैं वो धूल मिट्टी के कण को, पराग के कण को, एलर्जी कणों को यहीं रोक देंगे। और मुख से लिए गया तो सीधा यहीं आ जाएगा। ये नासा ग्रसनी से होती है मुख ग्रसनी में आएगी, और मुख से ली गई वायु सीधा मुख ग्रसनी में जाएगी। वहां से वायु कहां जाएगी? कंठ ग्रसनी में जाएगी। इस कंठ ग्रसनी के ठीक ऊपर की तरफ एक एपिग्लोटिस ग्रंथि का ढक्कन होता है, जो वायु श्वास नली के अंदर कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति के अंदर भोजन के कणों को नहीं जाने देता है। फिर वहां से वायु जो लेरिंग्स जो होते हैं, इस लेरिंग्स के अंदर स्वरज्जु होते हैं। हवा जैसे इसके अंदर जाएगा तो स्वरज्जु में कंपन होगा, और इन्हीं कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है। और वहां से फिर वो गया तो ये सी आकार का छल्ला वाली एक 5-6 इंच लंबी एक नली होती है, जो सीधा श्वास को गाबड़ से लेकर के, मारवाड़ी भाषा में बोल के, गर्दन से लेकर के कहां ले जाती है? वो ले जाती है आपकी छाती में ले जाती है, वक्ष तक ले जाती है। तो वहां पर सी आकार के छल्ले जो होते हैं इस श्वास नली को चिपकने से आपस में रोकते हैं। फिर वो श्वास नली आकर के जाकर के छाती में जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। तो वायु 2 भागों में, 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो फिर वो 2 टुकड़ों में गई तो एक तो होती बाह्य श्वसनी और दाह्य श्वसनी, 2 है। इसलिए प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर के बटेगी द्वितीयक तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी बटेगी श्वसनिका, और श्वसनिका का अंतिम छोर पर एक गुब्बारेनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो फेफड़े की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। वो होती है कुपिका। गैसों का आदान प्रदान फेफड़े में पाई जाने वाली एक छोटी सी संरचना जिसको कुपिका कहते हैं, उसके अंदर होता है। और इस कुपिका में रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, जो लाई गई ऑक्सीजन को अवशोषित करके खून में मिल करके हीमोग्लोबिन के माध्यम से कोशिका के तक पहुंचा जाती है। कोशिका से लाई गई CO2 वापस कहां छोड़ जाती है? कुपिका में छोड़ जाती है। और इनकी ये जो श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो डायफ्राम के सिकुड़ने और डायफ्राम के फैलने की, पसलियों में पाई जाने वाली मांसपेशियों के फैलने और मांसपेशियों के सिकड़ाव से। क्या यूं समझ लो कि वायुमंडल के अंदर और कुपिका के अंदर जो दाब बन रहा है ना, उस वायुदाब की जो प्रवणता है उसके कारण ये जानकारी होता है। अगर आप CO2 अगर आपके कुपिका में छोड़ी गई तो वो श्वसनिका में जाएगी, फिर तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक श्वसनी से होती हुई, श्वास नली से होती हुई, कंठ ग्रसनी और आपके नासा या मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी से होती हुई नासिका के माध्यम से वो वायु बाहर निकल जाती है। तो कुल मिलाकर के हमारे शरीर के बारे में जानकारी मिल रहा है। बाकी अगर आप मैथमेटिक्स चुनोगे आगे जाकर के, अगर आप आगे जाकर के 10th के बाद अगर आप चुन लेते हैं कॉमर्स, चुन लेते हैं कोई आर्ट्स, तो आपको आपके शरीर के बारे में जितनी जानकारी 10वीं कक्षा में लेकर की है उतनी जानकारी पे नहीं मिलने वाली है। तो इसको केवल बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से नहीं देखे, परीक्षा में क्या पूछा जाएगा उस दृष्टि से नहीं देखे, छोटा मोटा अपना शरीर के बारे में जानकारी मिल रही है, तो हमारी बढ़िया रुचि के साथ इसको देखिए। आप लोग हमारे वीडियोस को सुन रहे हैं, हमारे वीडियोस पर व्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत से भैया बहन भी हमारे से चर्चा कर रहे हैं इस वीडियोस के बारे में, और बहुत से अभिभावक भी चर्चा कर रहे हैं, और बहुत से गांव वाले भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियोस के बजाय अच्छा खासा रिव्यूज मिल रहा है। तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़ते रहिए और इस वीडियोस को आगे पहुंचाते रहिए। हमारे चैनल जो चल रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारियां मिलती रहेगी। हमें क्या है कि अब थोड़ा आनंद आने लग गया है, ठीक है, आनंद आने लग गया है कि पहले थोड़ा अटपटा इसलिए लग रहा था मुझको क्योंकि सामने कोई रहता भी नहीं था, सामने कोई रहता भी नहीं था। एक सामने एक स्टैंड पर केवल एक कैमरा होता था, और उस कैमरे को चलाने वाला, मतलब मोबाइल का कैमरा, उसको चलाने वाला कोई होता था, उसके सामने हम खड़े होते थे, तो अटपटा सा लगता था। लेकिन अब क्या लग रहा है कि व्यूज हैं 350, 350, 400, 500 व्यूज के आसपास वीडियोस में मिलने लगे हैं। तो इससे क्या है कि चलो भाई कोई ना कोई इसको देखेगा सुनेगा। तो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले भैया बहनों को, छात्र छात्राओं को ये लिंक जरूर पहुंचाए, जिसको जब भी वो पढ़ना चाहे तो उस लिंक पर आए, यूट्यूब का चैनल खोले, ऑनलाइन क्लासेस विद नारायण खारोल, और उस चैनल पर जाए और उस पर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अभी नहीं तो कभी बाद में भी पढ़ सकते हैं। आप इस चैनल के बारे में अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर जरूर शेयर करें। आप लोग हमसे जुड़ते रहिए, हम आपके बीच में नई नई वीडियोस, नई नई बातों के साथ आपके बीच में लेते आते रहेंगे। तो मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा, जिला भीलवाड़ा।